हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आलू जियोमेट्रिक्स। आज हम जीआईएस का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। और हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था वो हमने ओवरव्यू देखा था, जीआईएस क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डेटा मॉडल्स और हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर। जो स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। आज हम स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर कवर करेंगे सेकेंड यूनिट में। और हमारे पास जीआईएस डेटा मॉडल्स होते हैं और जो भी जीआईएस का डेटा होता है, जैसे रास्टर होता है वेक्टर डेटा होता है, उसके बारे में देखेंगे आज हम सेकेंड यूनिट में। सबसे पहले डेटा सोर्सेज देखेंगे कि हमारे पास जीआईएस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है या फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अंदर डेटा कैसे कैसे इनपुट किया जाता है और हमें उसके लिए डेटा कहाँ से मिलता है। तो हम डेटा सेट्स देखेंगे। उसके बाद डेटा एक्विजिशन देखेंगे, कहाँ से गैदर करते हैं डेटा को। उसके बाद जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, मीन्स उसके मॉडल्स कौन कौन से, एक रास्टर मॉडल होता है और एक वेक्टर मॉडल होता है। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो आज हम इसके जीआईएस से डेटा के रिलेटेड हम कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़ेंगे इस यूनिट्स में। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। उसके बाद हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो रास्टर डेटा स्ट्रक्चर, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। और उसके बाद हम ये जो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। और जो यूनिट थर्ड होगी उसके अंदर हम पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर भी 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो सब नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। लेकिन हम डीबीएमएस को एक बार अच्छे से सेकेंड यूनिट में समझ लेंगे कि क्या चीज़ होती है ये। और हमने जो फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था कंपोनेंट्स, तो उसी का रिवीजन है ये कि जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे हमने 5 कंपोनेंट्स देखे थे और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखा था। तो सबसे पहले हमारे पास था हार्डवेयर। नंबर 1 पे हार्डवेयर था। हार्डवेयर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे इसका देखा जाए तो हार्डवेयर के अंदर हमारे पास कंप्यूटर्स होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर, प्लॉटर, डिजिटाइजर, इस सब के बारे में हमने ब्रीफ में पूरा देख लिया था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर था हमारे पास सॉफ्टवेयर, जो कंपोनेंट्स हैं। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ओएस सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर स्टोर, एनालाइज और डिस्प्ले करने के काम आती हैं। और जो हार्डवेयर है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड था हमारे पास डेटा। डेटा मतलब कि जो इनपुट डेटा होता है, जीआईएस किस कंपोनेंट पर काम करता है, तो उसके लिए डेटा चाहिए ही चाहिए। हमें कोई भी आउटपुट निकालने के लिए हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो वेक्टर डेटा, रास्टर डेटा, इमेज डेटा, एट्रीब्यूट डेटा, जो भी इसके लिए डेटा लगता है वो भी एक कंपोनेंट होता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ था पीपल। पीपल के अंदर क्या है कि जो भी उसको यूज कर रहा है जीआईएस सॉफ्टवेयर को, तो एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, जीआईएस टेक्नीशियंस, एंड यूजर, कंज्यूमर, ये सब कंपोनेंट्स हैं जीआईएस के। उसके बाद हमारे पास मेथड्स, कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड मेथड। उसके बाद फंक्शन क्या है हमारे पास जीआईएस का। जीआईएस के फंक्शन हमने देखे तो हैं काफ़ी, लेकिन यहाँ पर मैंने एक अलग लिस्ट बना रखी है। कैप्चर करता है, ये डेटा को स्टोर करता है, क्वेरी करता है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो इसके अंदर रन करा सकते हैं हम क्वेरी को जीआईएस के अंदर। फिर है एनालाइज करता है डेटा को, जो भी हमारे पास डेटा होता है उससे एनालिसिस, प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकलता है। और साथ के साथ ये मॉनिटर पर डिस्प्ले भी करता है। जैसे ये रियलिटी है, तो जनरली एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जीआईएस जो है वो लेयर वाइज काम करता है। तो अगर हमारे पास इसके अंदर जो रियलिटी है या रियल वर्ल्ड है, उसके अंदर चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जीआईएस के अंदर क्या हम डिफरेंट लेयर्स में काम करते हैं। जैसे स्ट्रीट की एक लेयर्स होगी, बिल्डिंग्स को जो शो करेगी वो अलग एक लेयर होगी, कस्टमर्स या फिर कोई भी अगर वाटर पॉन्ड या कुछ भी इसमें रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट है तो उसकी एक अलग लेयर होगी। तो जीआईएस जो काम करता है वो लेयर वाइज काम करता है। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी हमारे पास रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन सब की अलग अलग लेयर बनेगी। तो जीआईएस लेयर वाइज काम करता है। जीआईएस के फंक्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि डेटा देते तो हैं इनपुट, मतलब जब हम इनपुट देंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में तभी वो प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग करके हमें आउटपुट देगा। तो कैसे कैसे मैप्स होते हैं, तो उसको हम मैनुअली डिजिटाइज कर देते हैं, जैसे डिजिटाइजर हमने पढ़ा था, या स्कैन कर सकते हैं हम। उसके बाद आरएसआई जो सैटेलाइट्स होती हैं वो भी स्कैन करती हैं एक तरीके से, तो वो भी डेटा हम यूज कर सकते हैं जीआईएस में। जीपीएस का डेटा जो कोऑर्डिनेट डेटा देता है, या 3D कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, 3D डेटा भी हम जीआईएस में यूज कर सकते हैं।
कीवर्ड से हम डायरेक्ट एंट्री या मैनुअली एंट्री कर सकते हैं या फिर इंटेल डेटाबेस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये डेटा असेंबली है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है लेयर वाइज काम करता है, लेकिन जीआईएस के क्या अंदर दो तरीके के डेटा मॉडल्स होते हैं, एक रास्टर मॉडल होता है, एक वेक्टर मॉडल होता है। रास्टर मॉडल जो होता है वो हमारे पास पिक्सल वाइज काम करता है। तो ये हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो डेटा मॉडल्स का है वो नेक्स्ट यूनिट उसमें देख लेंगे पार्ट में। लेकिन अभी बस एक देख लीजिए कि अगर आपके पास ये रियल वर्ल्ड है तो अगर वेक्टर डेटा होता है तो इस तरीके से शो करेगा। ये मीन्स इसमें हमारे पास पिक्सल्स नहीं दिखेंगे, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन दिखेंगे। और इसके अंदर भी पॉइंट, लाइन, पॉलीगन होते हैं, बट ये पिक्सल वाइज होता है। तो ये कैसे होगा, ये जब हम आगे पढ़ेंगे रास्टर डेटा मॉडल और वेक्टर डेटा मॉडल तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जीआईएस में सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज होते हैं। जैसे हमने तो काफ़ी यूज़ किए भी हैं सॉफ्टवेयर, आर्क मैप किया होगा, QGIS किया होगा, ArcGIS। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आर्क इन्फो है, आर्क व्यू है, MG है, इडरीसी है, मैप इन्फो है, ग्रास है। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ GIS होते हैं। जैसे मोबाइल GIS होता है जिसके अंदर ये आर्क पैड, ArcGIS मोबाइल, ArcGIS डेस्कटॉप, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। डेस्कटॉप GIS होता है, सर्वर GIS होता है, डेवलपर GIS होता है, जियो डेटाबेस। तो इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर बस ये है कि ओवरव्यू देख लीजिए। ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। मेन हमारे पास जो एग्ज़ाम में जो गेट के सिलेबस में भी है वो यहाँ से चालू है। तो जो भी मैंने ऊपर जितना भी पढ़ाया वो सब एक आइडिया लगने के लिए है कि जो भी हमारे पास हम फैमिलियर हो जाए उन पॉइंट से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा सोर्सेज। तो डेटा सोर्सेज का मतलब है कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे कि हम जीआईएस के इनपुट के लिए डेटा ले सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सैटेलाइटरी इमेज, एग्जिस्टिंग मैप्स है, हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स या डिजिटल ऑर्थो फोटोग्राफ्स है, एट्रीब्यूट डेटा है, सर्वे डेटा एंड रिकॉर्ड्स है, और अदर सोर्सेज है जैसे इंटरनेट वगैरह से जो भी डेटा मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो कहाँ से हमें जीआईएस के लिए डेटा मिल सकता है, वो ये 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सैटेलाइटरी इमेज पढ़ते हैं। सैटेलाइटरी इमेज हमें पता है कि जब हम रिमोट सेंसिंग करते हैं सैटेलाइट से जो हमें इमेज मिलती है, तो सैटेलाइट से जो इमेज मिलती है, रिमोट सेंसिंग से जो इमेज मिलती है वो सैटेलाइटरी इमेज होती है। जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट इमेज इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी जीआईएस डेटाबेस एज इट मेक्स पॉसिबल रिपीटेटिव कवरेज ऑफ लार्ज एरिया। अब जैसे कि हमने सैटेलाइट से इमेज तो ले ली, लेकिन जो पार्टिकुलर जिस पॉइंट पे फोकस करना था, जिस एरिया पे फोकस करना था, वो तो हमें दिखेगा नहीं। तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे कि हम उसमें फ़िल्टर लगा के या कुछ भी उसकी क्लैरिटी बढ़ा के, या जिस पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए हमने उस इमेज को लिया है तो वो जो आउटपुट मिले, जो डिस्प्ले हम आउटपुट, वो सेम आउटपुट हो, लेकिन उसके लिए प्रोसेसिंग चाहिए, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो जीआईएस से हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो डेटा है वो सैटेलाइटरी इमेज हम यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट इमेजरी कैन बी यूज्ड एज रास्टर बैकड्रॉप ऑन वेक्टर जीआईएस डेटा। Satellite images can support numerous GIS applications including environment impact analysis, site evaluation for large facilities, highway planning, development and monitoring of environmental baselines, emergency and disaster response, agriculture, forestry। तो सैटेलाइट इमेज तो हम काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, और ये साथ के साथ जब हम इससे एनालिसिस करके जीआईएस का यूज करते हैं तो वो जीआईएस की एप्लीकेशंस भी हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं किस किस के लिए यूज कर सकते हैं। साइट इवेल्यूएशन के लिए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, जो भी एनवायरमेंटल बेसलाइंस होती हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी डिजास्टर रेस्पॉन्स होता है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, इन सबको प्लानिंग, डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स हमारे जो याद रखना है, डेटा सोर्सेज कहाँ से ले सकते हैं, सैटेलाइट इमेज। और उसके लिए अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सैटेलाइट इमेज आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें पॉइंट जो है ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मेन हमारे पास हेडिंग याद रखनी है, जो 6 पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे। इन एडिशन टू इमेज एनालिसिस, सैटेलाइट इमेज आर यूज टू जनरेट थीमेटिक इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग इनटू थीमेटिक मैप्स। तो किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज करते हैं तो वो जो रिजल्ट फॉर्म होता है वो थीमेटिक मैप कहते हैं उसको। मीन्स किसी पर्टिकुलर थीम के लिए यूज करना, तो जो भी आउटपुट निकलेगा उसको थीमेटिक मैप्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जिस्टिंग मैप्स। ये जो हमारे पास हेडिंग्स है वो याद रखनी है। अब एग्जिस्टिंग मैप्स है वो तो डायरेक्ट हम जीआईएस में यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इसको फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। मीन्स हमारे पास इसको या तो स्कैन करना पड़ेगा, फिर डिजिटाइजर का यूज़ करके
उसके डेटा इनपुट में जीआईएस के लिए जो डेटा कैरी करता है उसमें फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो एग्जिस्टिंग मैप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उससे हम डेटा ले सकते हैं। तो पेपर मैप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा फॉर जीआईएस। मैप्स ऑफ वेरियस स्केल्स, साइजेस, फॉर्मेट्स एंड टाइम पीरियड शोइंग डिफरेंट फीचर्स आर अवेलेबल फॉर लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ एंड दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ द डेटा फॉर द जीआईएस डेटाबेस। तो आजकल हमारे पास मैप्स अवेलेबल हैं, तो उससे हम लार्ज एरिया मीन्स हमने ज़्यादातर एरिया कवर कर लिया है जिसका हमने मैप बना रखा है, तो उससे हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ए पेपर मैप इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। जैसे मैंने बताया कि वो डायरेक्टली हम मैप को यूज़ नहीं कर सकते, उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन फॉर यूज इन जीआईएस। या तो स्कैन कर लीजिए या फिर डिजिटाइजर का यूज़ कर लीजिए, तो उसको डिजिटल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। द एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए आल्सो हैव ए डिजिटल मैप्स। एडवांस कंट्री अमेरिका हमेशा एडवांस वर्जन में रहता है, तो उनके पास डिजिटल मैप्स अवेलेबल होते हैं विच कैन डायरेक्टली बी यूज्ड इन जीआईएस विदाउट गोइंग इनटू प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन। फिर हमारे पास थर्ड है एरियल फोटोग्राफ्स, डिजिटल ऑर्थो फोटोग्राफ। तो हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स हैं, उनको भी जीआईएस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स रेक्टिफाइड फॉर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट और रेडियल डिस्टॉर्शंस आर नोन एज ऑर्थो फोटोज। तो हमारे पास अगर रेक्टिफाई कर ली जाती हैं, जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अकर होता है, जैसे हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं उसके अंदर डिस्टॉर्शंस तो आते ही आते हैं। एक तो विंड की वेलोसिटी या फिर कैमरा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनकी वजह से जो भी एरर आता है, एक तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं तो जो फ़ोटोज़ मिलती हैं उसके बाद वो हमारे पास ऑर्थो फोटोज़ कहलाती हैं। एंड ऑर्थो फोटो इज जियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट टू ए कन्वेंशनल लाइन मैप एंड रिप्रेजेंट प्लानिमेट्रिक फीचर्स ऑन द ग्राउंड इन देयर ट्रू ऑर्थोग्राफिक फोटो पोजिशंस। अगर हमारे पास ऑर्थो फोटो है तो हमारे पास ट्रू ऑर्थो फोटोग्राफिक पोजिशंस मिल जाती है हमें, मीन्स हम उसको एक सेटेलाइट इमेज की तरह देख सकते हैं, क्योंकि जो डेटा हमें ऑर्थो फोटो से मिलता है वो मीन्स एक्यूरेट मिलता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फोटोग्राफ से। तो हम क्या ऑर्थो फोटोग्राफ्स को जीआईएस के लिए यूज कर सकते हैं। ड्यू टू दिस ऑर्थो फोटोज पोजेस द एडवांटेज ऑफ लाइन मैप सच एज एबिलिटी टू मेक मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, एंगल एंड एरियाज। तो जो लाइन मैप्स की तरह काम करती हैं, जो ऑर्थो फोटोज होती हैं वो लाइन मैप्स की तरह काम करती हैं, जिससे कि हम डिस्टेंस, एंगल और एरियाज पे भरोसा कर सकते हैं। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके बेस पे, तो वो डिस्टेंस, एंगल और एरिया जो होते हैं वो एक्यूरेट मिलते हैं। हाउएवर ऑर्थो फोटोज अनलाइक लाइन मैप्स आल्सो कंटेन द इमेजेस ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दे नीड कन्वर्जन इनटू थीम मैप्स। अब जैसे कि लाइन मैप में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो ऑर्थो फोटोज में होती हैं। ऑर्थो फोटोज एक मतलब कि ऊपर से एरियल से फोटोग्राफ ले लेना और फिर उसको रेक्टिफाई कर देना, जो भी रिलीज डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए रेक्टिफाई कर देना, तो ऑर्थो फोटोज मिलती है। अब उसके फ़ायदे भी कई सारे हैं, तो उससे जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं डिस्टेंस, एंगल और एरिया को, वो थोड़ा अच्छा इमेज मिलता है, मतलब जो रिजल्ट मिलता है अच्छा मिलता है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, बाकी लाइन मैप की तरह इसमें बहुत सारी इमेजेस मीन्स ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जो ग्राउंड्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी शो होते हैं, तो हमारे पास इनको थीम मैप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एट प्रेजेंट विद द गिवन कंप्यूटर पावर, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड, इट बिकम पॉसिबल टू हैव डिजिटल ऑर्थो फोटोज कमर्शियली। तो आजकल के डिजिटली ऑर्थो फोटोज भी हम रख सकते हैं, पर उसके लिए क्या स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होती है। डिजिटल ऑर्थो फोटो प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ ए फोटोग्राफ बट एट द सेम टाइम अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वेक्टर मैप्स इनटू द जीआईएस। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है हमारे पास एट्रीब्यूट डेटा। एट्रीब्यूट डेटा जो होता है उसको भी हम जीआईएस में यूज कर सकते हैं अपने कोई भी आउटपुट निकालने के लिए। तो हमारे पास ये डेटा सोर्सेज है। अब जो एट्रीब्यूट डेटा होता है उसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि ये टेबुलर फॉर्म में मेनली होता है, कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं एट्रीब्यूट का वो टेबुलर फॉर्म में हम इनपुट करते हैं जीआईएस के अंदर। और मेनली टेबुलर डेटा कलेक्टेड बाय द सैम्पलिंग। द टेबुलर डेटा विच आर टेबल्स कंसिस्ट ऑफ रोज रिप्रेजेंटिंग सैम्पल्स एंड कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग पैरामीटर वैल्यूज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू जीआईएस एज रिलेशनल टेबल्स। तो हमारे पास जीआईएस के अंदर क्या टेबुलर डेटा को इनपुट करते हैं, जिसके अंदर रो होता है, कॉलम होता है। रो जो रिप्रेजेंट करता है वो सैम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, और कॉलम जो करता है वो पैरामीटर वैल्यूज को इंक्लूड करता है। फिर हमारे पास सर्वे डेटा एंड रिकॉर्ड, जो भी हम सर्वे कर रहे हैं, जीपीएस सर्वे कर रहे हैं या फिर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सर्वे कर रहे हैं, उसका डेटा को रिकॉर्ड करके जीआईएस के अंदर यूज किया जा सकता है। सम सर्वे डेटा एंड रिकॉर्ड्स अबाउट रॉक टाइप्स, सॉइल टाइप्स, एलिवेशन, पॉपुलेशन
and other features are collected by the related national agencies of a country and maintained in the form of maps and tables। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मैनुअली डेटा जो कलेक्ट हो रहा है उसको टेबल के फॉर्म में या फिर मैप बनाते चलते हैं, तो जिससे कि ईजी हो जाता है उसको बाद में समझने के लिए, और फिर उसको हम इनपुट के तौर पे यूज कर सकते हैं। दिस डेटा कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए जीआईएस। जैसे जीआईएस के अंदर टेबुलर डेटा हम यूज कर सकते हैं, तो टेबल में हम ये डेटा रिकॉर्ड करते हैं। जो भी सर्वे डेटा होता है उसको टेबल फॉर्म में या फिर मैप फॉर्म में यूज करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर दूसरे अदर सोर्सेज जैसे बताया था मैंने कि टेरेन डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फील्ड सर्विंग यूजिंग ग्रिड लेवलिंग, स्टेडिया, टेकोमेट्री, अदर फील्ड सर्विंग मेथड। तो हमारे पास जो भी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे डेटा कलेक्ट करके दीज मेथड हैव बीन रिप्लेस बाय द न्यू जनरेशन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक टेकोमीटर और टोटल स्टेशन जीपीएस फॉर कलेक्टिंग लोकेशन एज वेल एट्रीब्यूट डेटा। तो जीपीएस सर्वे जो हम करते हैं उसको भी जीआईएस में यूज कर सकते हैं। और जीपीएस जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पहले तो हम लेबलिंग यूज करते थे या टेकोमीटर यूज करते थे, लेकिन आजकल टोटल स्टेशन या फिर हम जीपीएस यूज करते हैं। जीपीएस के अंदर क्या है, हमारे पास लोकेशन जो 3D कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी मिलते हैं, साथ के साथ एट्रीब्यूट डेटा भी मिल जाता है, तो दोनों फ़ायदे हो जाते हैं। अनदर सोर्स ऑफ जीआईएस डेटा कुड भी इंटरनेट। अदर सोर्सेज में क्या है, इंटरनेट भी आ सकता है। इंटरनेट से भी हम डेटा उठा के जीआईएस में यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनालॉग और डिजिटल डेटा अवेलेबल फॉर यूज इन जीआईएस मे हैव लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स वाइल ऑर्गेनाइजिंग द जीआईएस डेटाबेस। उसके बाद हमारे पास जीआईएस डेटा सेट्स हैं। तो डेटा सोर्सेज हमने 6 पढ़ लिए। तो हमारे पास डेटा सोर्स है, मेन हेडिंग याद रखनी है, और उसके अंदर का क्या है कि मैंने आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली नाम से अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसके अंदर जो भी 1-2 मार्क्स का जो एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। मेन आपको याद रखना है कि डेटा सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। सैटेलाइट इमेजरी, दूसरा एग्जिस्टिंग मैप्स, थर्ड है एरियल फोटोग्राफ्स एंड डिजिटल ऑर्थो फोटोग्राफ, फोर्थ है एट्रीब्यूट डेटा, फिफ्थ है सर्वे डेटा एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अदर सोर्सेज जैसे जीपीएस हो गया या फिर टोटल स्टेशन इंटरनेट हो गया, वो 6 सोर्स है। अब जैसे हम जीआईएस डेटा सेट्स देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, बाई एंड लार्ज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इज द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्लानिंग ऑफ द रीजन्स एट डिफरेंट लेवल। तो मेन जो पर्पज़ है जीआईएस का या एप्लीकेशन अगर हम देखें जीआईएस का, तो वो है कि मैनेजमेंट करना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका मैनेजमेंट करना और प्लानिंग करना। जो भी वहाँ पर रीजन है कि कौन सा रीजन अवेलेबल है, टेरेस्ट्रियल है या फिर मीन्स अलग डिफरेंट टाइप्स का अर्बन है, रूरल है, वो सारे प्लानिंग और मैनेज करना वहाँ की जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। फॉर सच एन एक्टिविटी वेराइटी ऑफ डेटा सेट्स आर रिक्वायर्ड। दीज डेटा सेट्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज बिलो। हमारे पास ये जो डेटा सेट्स अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्स डेटा, डेमोग्राफिक डेटा, एग्रो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक डेटा, और फिफ्थ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा। तो इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, जैसे हमारे पास डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन कौन से डेटा को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाए, वो मेनली 5 कैटेगरीज है हमारे पास। तो कौन कौन सा डेटा हमारे पास इन 5 कैटेगरीज के अंदर आता है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई लैंड यूज, क्रॉप टाइप, क्रॉपिंग एरिया, वाटर बॉडीज, सॉइल टाइप्स, फॉरेस्ट टाइप्स। तो ये जो मिनरल रिसोर्सेज जो नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास, वो नेचुरल रिसोर्स डेटा के अंदर आता है। लेकिन हमारे पास जो डेमोग्राफिक डेटा के अंदर क्या आता है, पॉपुलेशन, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशो, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, रिजर्व कास्ट पॉपुलेशन, माइग्रेशन पैटर्न, ये सारे डेटा जो है डेमोग्राफिक डेटा कहलाता है। और फिर अगर हम देखेंगे कि हमारे पास क्रॉप्ड और इरीगेटेड एरिया कितना है, मीन्स एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक से रिलेटेड है। क्रॉप्ड इरीगेटेड एरिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लैंड होल्डिंग्स, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, लिव स्टॉक प्रोड्यूस, मार्केट, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारा एग्रो इकोनॉमिक डेटा के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमी से रिलेटेड। सोशल और इकोनॉमी मतलब कि इंडस्ट्रियल कितना अवेलेबल है, फिशिंग कितनी है, टूरिज्म डेवलपमेंट, ये सारा डेटा अगर हम मैनुअली भी कलेक्ट कर सकते हैं तो वो जो डेटा है जो क्लासीफाई किया गया है वो सोशियो इकोनॉमिक के अंदर आता है। बेनिफिशरीज ऑफ वेरियस स्कीम्स, प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ जो है हमारे पास है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा। इसके अंदर क्या है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पावर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशंस, ड्रेनेज, इन सब से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो सारा किसके अंदर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा के अंदर। तो ये हमारे पास डेटा सेट्स हैं, मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर भी हमारे पास सब कैटेगरी हैं डेटाज की। अब डेटा एक्विजिशन क्या होता है, डेटा एक्विजिशन मीन्स कि डेटा को कैप्चर करना या एक्वायर करना कहीं से। डेटा एक्विजिशन इन जीआईएस रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कलेक्टिंग स्पेशल डेटा,
कलेक्ट करना डेटा को, मेनली स्पेशली डेटा को कलेक्ट करना फ्रॉम ऑल अवेलेबल सोर्सेज एंड कन्वर्टिंग दैम टू ए स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्म। अब जैसे कि हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन जीआईएस के अंदर हम डायरेक्ट इनपुट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो डाटा को पहले एक्वायर करना, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। दिस रिक्वायर्स टूल सच एज इंटरेक्टिव कंप्यूटर स्क्रीन, माउस, डिजिटाइजर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स मीन्स टेबल वगैरह बनाने के लिए, स्कैनर्स, डिजिटाइजर, डिवाइसेस नेसेसरी फॉर रीडिंग डेटा ऑलरेडी रिटन ऑन मैग्नेटिक मीडिया और एज टेप्स और सीडी रोम्स, जो इसमें हमारे पास डेटा स्टोर्ड होता है, उससे हमारे पास डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे, या फिर हमारे पास कुछ टूल्स रिक्वायर होते हैं जैसे डिजिटाइजर, स्कैनर तो पता ही है आपको, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें भी आपको रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे हमने सोर्सेज ऑफ डेटा हमने पहले भी पढ़ा था, तो वो तो मेन हमारे पास उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये मीन्स हमने जो पढ़ा वो तो है ही, जो चाहते वही मेन चीज़ वही है। अगर आप देखेंगे तो देखो, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेज हो गया, एग्जिस्टिंग मैप्स हो गया, फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्राफ्स हो गया, फील्ड सर्विंग मेथड्स और जीपीएस और इंटरनेट, ये हमारे पास ये पहले वाले जो 6 थे वही 6 हमारे पास हैं। तो उसको जो है थोड़ा एक्सटेंड करके बाकी और एक्सप्लेन किया गया है, और सेम ही चीज़ें अगर आपको पहले में समझ आ गया तो उसमें कुछ नए पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं बाद में। रिमोट सेंसिंग था हमारे पास, जो भी सैटेलाइट इमेज मिल रही थी वो रिमोट सेंसिंग से मिल रही थी। द terrain data required through sensors on board satellite platforms being in digital format can be directly used after pre-processing for preparing a GIS database। तो ये जिसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एडवांस वर्जन के और नए पॉइंट्स मिलेंगे। जो भी हमने पहले पढ़ा वही सेम चीज़ है, पर उसमें क्या है कुछ जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो हमारे पास रिमोट सेंसिंग से जो फॉर्म मिलता है वो डिजिटल फॉर्मेट भी मिलता है। मीन्स अगर हम प्री प्रोसेसिंग अगर थोड़ा सा कर देते हैं तो डायरेक्टली उस डेटा को जीआईएस में यूज कर सकते हैं। दिस डेटा आर कोडेड इन पिक्चर्स एलिमेंट्स लाइक पिक्सल्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 2-dimensional मैट्रिक्स दैट कंटेन्स merely a number रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिसीव्ड इन द गिवन बैंड। तो जनरली इसमें रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस को समझाया गया है कि जो भी डेटा होता है हमारे पास पिक्सल के फॉर्म में सेव होता है, और पिक्सल के फॉर्म में जो वैल्यूज होती हैं वो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे रिमोट सेंसिंग में देखा था कि कितनी EM वेव्स या रेडिएशंस जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास सेंसर तक पहुंच रही हैं, उस डेटा को पिक्सल फॉर्म में स्टोर करना। तो वो जो डेटा जो सैटेलाइट इमेज का डेटा होता है वो हमें पिक्सल फॉर्म में स्टोर मिलता है, और एक पिक्सल नहीं उसका जो है मैट्रिक्स बनता है, 2D मैट्रिक्स बनती है हमारे पास। जो पिक्सल्स होती हैं उसकी 2D मैट्रिक्स बन के जो फॉर्म होती है इमेज, वो हमारे पास सैटेलाइट इमेज मिलती है, और वो हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट होता है, उसको हम प्री प्रोसेसिंग करके जीआईएस में यूज कर सकते हैं। द डिजिटल इमेजेस कैन बी लोकेटेड प्रॉपर्ली विद रेस्पेक्ट टू ए जियोडेटिक ग्रिड, अदरवाइज डेटा में दे कंटेन कैन नॉट बी रिलेटेड टू द ट्रू ग्राउंड पोजिशन। तो हमारे पास जियोडेटिक ग्रिड में होता है, जैसे हमारे पास ग्रिड्स होती हैं, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके फॉर्म में होती हैं, तो या तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, मीन्स उसको एक प्रॉपर लोकेशन पर पहुंचाई जाती है उस इमेज को। तो हमारे पास नोन पॉइंट्स होने चाहिए, उसको जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि मीन्स हमारे पास 4 या 5 पॉइंट्स हैं, कोई भी इमेज है हमारे पास, इसमें से 4 या 5 पॉइंट्स का हमारे पास लोकेशन पता होनी चाहिए। फिर उसको उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाके उन पोजीशंस पर रख देते हैं, तो हमारे पास पूरी की पूरी इमेज जो है वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, तो जिससे कि हम ट्रू ग्राउंड पोजीशन को एक्वायर करते हैं। तो ये एक एडवांस इन्फॉर्मेशन है जो हमें लास्ट पॉइंट पर नहीं मिली थी, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद हमारे पास एग्जिस्टिंग मैप्स देखा था हमने कि वो उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था। एक्विजिशन ऑफ द डिजिटल डेटा बाय डिजिटाइजिंग एग्जिस्टिंग मैप्स इज कंपेरेटिवली चीपर एंड रिक्वायर लेस टाइम कंपेयर टू अदर मेथड्स। अब जैसे सैटेलाइट वगैरह को इमेज लेने में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये इतना नहीं है कि हमारे पास ऑलरेडी मैप्स अवेलेबल है, उसको बस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये चीपर पड़ता है और कम टाइम लेता है। द एलिवेशन डेटा एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कंटूर्स, तो एलिवेशन डेटा भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो मैप्स अवेलेबल है उस पर कंटूर्स बने रहते हैं। है पुअर एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू द स्पॉटाइड्स। द डिजिटाइज्ड कंटूर्स कैन नॉट बी यूज फॉर एनी यूजफुल जीआईएस एप्लीकेशन अदर देन रीजनरेटिंग द ओरिजिनल कंटूर देमसेल्व्स। तो कंटूर बनाने के लिए ही हम कंटूर का डेटा यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है हमें। अब 2D मैप में हमें 3D डेटा कैसे मिलेगा, तो कंटूर से हम कंटूर जनरली ओरिजिनल कंटूर को जनरेट करने के लिए
हम उस कंटूर डेटा को यूज कर सकते हैं। द डिजिटाइज्ड कंटूर कैन नॉट बी यूज फॉर एनी यूजफुल जीआईएस एप्लीकेशन अदर देन द रीजनरेटिंग द ओरिजिनल कंटूर देमसेल्फ। फॉर द डिजिटाइज्ड कंटूर डेटा टू बी यूज्ड फॉर डिजिटल terrain modeling, it is necessary to carry out a series of post-digitized process whereby sampled points are turned into a triangulated irregular network or a digital elevation model। तो जो भी हमारे पास डिजिटाइज्ड कंटूर डेटा होता है उससे हम क्या है पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास वो जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम TIN एक होता है और एक DEM होता है। तो या तो TIM या DEM के तरीके से पोस्ट प्रोसेसिंग करके उसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना लेते हैं। तो जो भी हमारे पास डिजिटल कंटूर डेटा होता है उससे हम डिजिटाइज प्रोसेस करके मीन्स पोस्ट प्रोसेसिंग करके डिजिटल एलिवेशन मॉडल पर्पज़ के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। द डिजिटाइजेशन ऑफ पेपर मैप्स इज डन यूजिंग ए स्पेशल डेटा कैप्चरिंग डिवाइसेज कॉल्ड डिजिटाइजर। तो हम किसका यूज करके हम डिजिटल फॉर्मेट में पेपर मैप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटाइजर का। मैप डेटा कन्वर्जन बाई स्कैनिंग एंड वेक्टराइजेशन इज ऑफन रेफर टू एज स्क्रीन डिजिटाइजिंग और हेड्स बाई डिजिटाइजिंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कन्वेंशनल मैप डेटा कन्वर्जन यूजिंग डिजिटाइजर। मेनली वही है कि डिजिटाइजर का यूज़ करना है हमारे पास कन्वेंशनल मेथड के बेस पे, उससे अच्छा होता है हमारे पास डिजिटाइजर का यूज़ करना। दिस अप्रोच इज डिजिटल डेटा कन्वर्जन इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैप्स इनटू ए रिलेटिवली short period of time and at a cost comparable to or lower than the conventional method of map digitizing। तो ये हमारे पास चीपर रहता है डिजिटाइजर से डिजिटल फॉर्म में मैप्स को पेपर मैप्स को कन्वर्ट करना। उसके बाद थर्ड हमारे पास है फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री हमने पढ़ा था व्हेन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज टू एक्सटेंसिव और टू रग्ड द फोटोग्रामेट्रिक मेथड इज एम्प्लॉयड टू कलेक्ट द डिजिटल टेरेन डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट फोटोग्रामेट्रिक इंस्ट्रूमेंट सच एज एनालॉग स्टीरियो प्लॉटर equipped with encoders, analytic plotters और using digital photogrammetry methods। तो हमारे पास अगर कोई लार्ज एरिया है उसका हम मैप बनाएंगे या फिर मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है तो उसके मैप भी हमारे पास कई सारे होंगे। इससे बढ़िया है कि हम एरियल में जाके एरोप्लेन वगैरह पे कैमरा लगा के उससे एरियल फोटोग्राफ्स ले लें और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके GIS से एनालिसिस करके अपना आउटपुट निकाल लें। तो हमारे पास वही है कि फोटोग्रामेट्री का बहुत यूज़फुल है अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास बहुत बड़ा है तो टू एक्सटेंसिव है। उसके बाद हमारे पास इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट रहे हमारे पास डिजिटल टेरेन डेटा अगर हमें कलेक्ट करना है तो हम काफ़ी मेथड्स यूज़ करते हैं। स्टीरियो प्लॉटर्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एनालिटिकल प्लॉटर्स होते हैं या फिर डिजिटल मेथड्स के फोटोग्राफी के मेथड्स होते हैं। तो हम डायरेक्टली डिजिटल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं फोटोग्रामेट्री से। एनालॉग स्टीरियो प्लॉटर्स जो होता है वो 3D डेटा देता है। जो एनालॉग स्टीरियो प्लॉटर्स पढ़ा था अभी हमने एनालॉग स्टीरियो प्लॉटर इक्विप्ड विद एनकोडर, तो वो हमारे पास 3D डेटा प्रोवाइड करता है। द डिजिटाइजेशन ऑफ 3D मॉडल्स ऑफ द टेरेन फॉर्म्ड बाय एनालॉग स्टीरियो प्लॉटर इज डन बाय इक्विपिंग द स्टीरियो प्लॉटर विद लीनियर एंड रोटरी एनकोडर्स। तो एनकोडर्स यूज करते हैं हमारे पास तो 3D मॉडल्स का डिजिटाइजेशन करके उसको GIS में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास फोटोग्राफ से भी हमें डिजिटल फॉर्म में डेटा मिल सकता है। तो उसका एग्जांपल है कि एनालॉग स्टीरियो प्लॉटर यूज़ करना। तो ये हमारे पास जो है मैंने पॉइंट्स इसीलिए ऐड किए क्योंकि ये एडवांस पॉइंट्स हैं और ये मैंने थोड़े बाद में इंक्लूड किए इसलिए मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो डेटा सोर्सेज का फॉर्म है वो यही 6 पॉइंट्स है मेनली। तो आपको हेडिंग याद रखनी है और उसके अंदर अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो वो भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से। फिर उसके बाद हमारे पास फील्ड सर्विंग मेथड्स है। जैसे कि फील्ड में सर्विंग करते हैं तो हमारे पास लेबलिंग करते थे, टेक्योमेट्री करते थे। लेकिन क्या है थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया। एडवांस वर्जन क्या है कि हमें डिजिटल फॉर्म चाहिए, जो डेटा चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए। तो लेबलिंग और जो भी थियोडालाइट था, टेक्योमीटर था, उससे नहीं मिलता है हमारे पास। तो हमारे पास अगर चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्योमीटर चाहिए या फिर टोटल स्टेशन हो गया या GPS हो गया। ये एडवांस मेथड है। इससे हमारे पास क्या डेटा जो मिलता है 3D पोजीशन में मिलता है और हम डिजिटल फॉर्म में इसका कन्वर्ट करके या डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में मिलता है डेटा तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं GIS के अंदर। तो आजकल के जो मेथड्स यूज़ होते हैं सर्वेइंग के अंदर भी वो भी डिजिटल फॉर्म में डेटा मिले उस तरीके से यूज़ होते हैं जिससे कि हम GIS में उसका यूज़ कर सकते हैं, उस डेटा को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो टेरेन डेटा इन डिजिटल फॉर्म कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय फील्ड सर्विंग मेथड्स बाय एम्प्लॉइंग इंस्ट्रूमेंट सच एज इलेक्ट्रॉनिक टेकोमीटर और टोटल स्टेशन एंड GPS। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक टेकोमीटर और टोटल स्टेशन कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली measuring both angles and distances,
परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन टू ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस, डिफरेंस इन एलिवेशन, कोऑर्डिनेट्स, एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डायरेक्टली नहीं इलेक्ट्रॉनिकली हमें मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक टैकोमीटर या टोटल स्टेशन से। तो ये जो डेटा मिलता है वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में मिलता है और इसको हम डायरेक्टली GIS में यूज कर सकते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्विप्ड विद इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल डेटा रिकॉर्डर फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा विच सब्सिक्वेंटली आर ट्रांसफर टू द डेडिकेटेड माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसके अंदर इंटरनल मेमोरी होती है या फिर एक्सटर्नल डेटा रिकॉर्डर होता है, पेन ड्राइव वगैरह या फिर हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। तो उस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं GIS के अंदर भी। फिर हमारे पास है GPS आपने पढ़ाई है। GPS से हमारे पास क्या 3D कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और वो डायरेक्टली हम GIS के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो डिजिटल डेटा होता है। तो GIS इज सैटेलाइट बेस्ड सर्विंग सिस्टम टू ऑब्टेन हाईली एक्यूरेट डिजिटल टेरेन डेटा। तो हमारे टेरेन की जो इन्फॉर्मेशन मीन्स अर्थ की जो पॉइंट की लोकेशन है वो हमें डिजिटल फॉर्म में मिलती है विद द हेल्प ऑफ GPS in the form of X, Y and Z coordinates. There are two basic fields methods of GPS measurement, static and differential। तो ये मैंने आपको सब GPS के रिलेटेड में अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे GNSS की लेक्चर सीरीज दे सकते हो। उसके अंदर मैंने A to Z GPS से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी कवर की गई है। उसके अंदर मैंने डिफरेंशियल DGPS भी कवर किया और स्टैटिक काइनेमेटिक जितने भी टाइप्स ऑफ GPS मेजरमेंट्स होते हैं 5 टाइप्स पढ़ाए हैं मैंने उसके अंदर। तो आप मेरे GNSS लेक्चर सीरीज को कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टैटिक GPS सर्विंग इज यूज टू डिटरमाइन पोजीशंस ऑफ सर्वे कंट्रोल पॉइंट्स इन एरियाज वेयर जियोडेटिक कंट्रोल इज लैकिंग और अनरिलायबल। तो हमारे पास स्टैटिक से जो है हमारे पास पोजीशन तो मिलती है, जो भी सर्वे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास अनरिलायबल होते हैं, लेकिन जो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो अनरिलायबल होते हैं स्टैटिक GPS सर्विंग के अंदर। तो मैंने उनका कंपैरिजन भी किया कि स्टैटिक बेटर है या काइनेमेटिक बेटर है, वो आप GNSS में देख सकते हो। यहाँ पर जो मेन इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो है कि GPS से हम डेटा ले सकते हैं GIS के लिए, और ख़ास करके ये डिजिटल फॉर्मेट में देता है तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं GIS सॉफ्टवेयर के अंदर। अब GPS के बारे में भी बताया कि इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग 2 और मोर dual frequency GPS receivers to record the observations made on GPS satellite simultaneously for about 6 hours। तो GPS से हम क्या डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि GPS जो है मैंने बताया था डुअल फ्रिक्वेंसी पर भी काम करता है। जो रिसीवर्स होता है हमारे पास वो टाइप्स ऑफ रिसीवर्स होते हैं, कुछ L1 और L2 जो फ्रिक्वेंसी होती है तो वो दोनों पे भी काम कर सकता है। कोड भी होता है हमारे पास, इसके अंदर 2 कोड भी होते हैं, P कोड और C/A कोड। तो जनरली हम इस पॉइंट का मतलब है कि हम 2 पॉइंट्स की लोकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं, वो भी एक्यूरेटली अगर हम दोनों पॉइंट्स पे अपना GPS से डेटा को 6 घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली डेटा को रिकॉर्ड करेंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और उस कोऑर्डिनेट से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। द स्टैटिक GPS सर्वेइंग इज मेनली एम्प्लॉयड फॉर एस्टेब्लिशिंग जियोडेटिक कंट्रोल एंड मेजरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल नेटवर्क्स एंड नॉट इंटेंडेड फॉर ऑर्डिनरी डिटेल टेरेन डेटा एक्विजिशन। तो जनरली हमारे पास जियोडेटिक कंट्रोल पॉइंट्स के लिए स्टैटिक GPS सर्विंग का यूज होता है। और DGPS का क्या है कि डिफरेंशियल GPS सर्विंग इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशंस एंड हाइट ऑफ ग्राउंड पॉइंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग और न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल पॉइंट्स। तो हमारे पास जो जियोडेटिक कंट्रोल पॉइंट्स नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क्स के लिए जनरली यूज किया जाता है वो स्टैटिक GPS होता है। मीन्स उसको टेरेन डेटा के लिए इतना यूज़ नहीं करते। टेरेन डेटा चाहिए तो हम क्या है DGPS यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्विंग मेजरमेंट टेक्निक है। इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड हाइट्स ऑफ ग्राउंड पॉइंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग और न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल पॉइंट। द DGPS सर्विंग में बी परफॉर्म्ड एज ए काइनेमेटिक GPS सर्विंग और रियल टाइम GPS सर्विंग। तो ये जितने भी 5 तरीके होते हैं सर्विंग मेजरमेंट टेक्निक्स उन्होंने अपने GNSS लेक्चर सीरीज में कवर कर रखे हैं। तो आपको अगर इसके रिलेटेड GPS से रिलेटेड GNSS से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप GNSS की लेक्चर सीरीज देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास 6 था अदर सोर्सेज में इंटरनेट है। द इंटरनेट इज़ ए वास्ट नेटवर्क ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। आजकल क्या है इंटरनेट पर तो हर एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो GIS के लिए डेटा भी हम इंटरनेट से ले सकते हैं। दे आर लिंक्ड बाय एन एरे ऑफ डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन मीडिया सच एज सैटेलाइट
एंड रेडियो लिंक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइंस। तो जो है हमारे पास इंटरनेट के बारे में बताया गया है कि इंटरनेट जो है वो वास्ट नेटवर्क है डिजिटल कंप्यूटर्स का। उसके बाद वो जो लिंक होते हैं वो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन जो मीडिया होती है जैसे सैटेलाइट होता है, रेडियो लिंक्स, इन सब से वो हम इंटरनेट गैदर कर मतलब हमें इंटरनेट मिल सकता है। उसके लिए हमारे पास लिंकिंग होती है इनकी सैटेलाइट से, रेडियो से, फाइबर ऑप्टिक्स भी होता है। हमने देखा है फाइबर लाइन बिछाते हैं, जैसे रिलायंस है फाइबर लाइन बिछा रहे हैं इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, तो सैटेलाइट्स हैं, ये सब की ज़रूरत होती है इंटरनेट के लिए। कनेक्टिंग दीज मीडियाज इन्वॉल्व एन एरे ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज रेंजिंग फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड राउटर्स, डेटा स्विचेज, दो सिंबल सिग्नल एम्पलीफाइंग अप्स टू मॉडेम्स। तो ये वाईफाई से रिलेटेड है। अब ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो ये सब ज़रूरी भी नहीं है हमारे पास, खासकर जीआईएस में। और गेट एग्जाम में तो बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ये है कि अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि इंटरनेट जो है हमारे पास जीआईएस डेटा सोर्स है या नहीं है, तो बस उस पर टिक करना है कि हाँ ये इंटरनेट से भी हम जीआईएस का डेटा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि फॉर जीआईएस यूजर्स द www वर्ल्ड वाइड वेब जो हमने देखा है वो उससे प्रोवाइड्स डेटा एंड इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मेन हमारे पास जो है इस पूरे में अपने जियोमेट्रिक्स के लिए जो रिलेटेड है वो है हमारे पास ये वाला पॉइंट्स कि फॉर जीआईएस यूजर द www जो इंटरनेट है प्रोवाइड डेटा एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Whole libraries of vector, raster, object data are being offered on the internet as well as directory information on different data sets. At the moment of speed of data transmission and internet access are the main limitation of this data source. तो हमारे पास स्पीड भी हमारे पास वेरी करती है, तो मेन जो लिमिटेशन है डेटा सोर्स की बस यही है। तो हमारे पास मेन चीज़ याद रखनी थी, इंटरनेट से भी हमारे पास जीआईएस का डेटा सोर्स है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं जीआईएस डेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जीआईएस डेटा मॉडल्स, जिसके अंदर हमारे पास दो आते हैं, रास्टर आता है और हमारे पास वेक्टर आता है। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।